एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम बेसिकली आपके लिए पॉलिटिकल थॉट से एक लेक्चर लेके आए हैं, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। तो इस पे हम बात करेंगे। जहाँ तक हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर की बात है, वो हम ये कंसेप्ट हम बेसिकली डिराइव भी कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे हॉब्स कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, वहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, वहाँ से हम गैदर कर सकते हैं what and how state of nature was as per Hobbes is concerned। अगर हम पहले बाकी जो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स की बात करें उस टाइम पे, तो उनका कहना ये था कि दैट state was not in existence at that point। once there was the state was not in existence। और ये है कि लोग जो है वो दे वर नॉट कंट्रोल्ड। उनके जो एक्शंस या उनके जो एक्ट्स थे, द स्टेट रेगुलेशन और सच एक्ट्स वाज मिसिंग। और जो लोग जो थे वो विदाउट एनी कंट्रोल या विदाउट रूल्स या विदाउट रेगुलेशंस अपने एक्ट्स चला रहे थे। अपनी वहाँ पे बेसिकली जो उनकी विल थी, वही विल जो है डोमिनेट होती थी। वहाँ पे कोई कलेक्टिव विल का कोई कंसेप्ट नहीं था, इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये बेसिकली कौन कह रहे थे? बाकी अदर सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो थे। तो ये पीरियड था जिसको ये बोल रहे थे कि वहाँ पे स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं थी, लोग विदाउट कंट्रोल जो है अपने एक्ट्स कर रहे थे। इसको इन्होंने बोला स्टेट ऑफ नेचर। तो लेकिन ये सारे जितने भी सोशलिस्ट थे, ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जितने भी थे इस टाइम पे, जिन्होंने इस हाइपोथेसिस पे काम किया था दैट स्टेट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इनके कहने के मुताबिक इन्होंने ऑल्दो एक ही सेम हाइपोथेसिस पे काम किया, बट हर एक सोशलिस्ट की जो थ्योरी थी या हर एक सोशलिस्ट की जो स्टेटमेंट यहाँ पे थी वो वेरी करती थी, वो डिफरेंट थी। एंड इट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम थिंकर टू थिंकर। यहाँ पे ऑल्दो हाइपोथेसिस सेम थी, बट इनकी जो स्टेटमेंट थी या इनकी जो थीसिस थी वो हर एक थिंकर की डिफरेंट थी यहाँ पे। बट अल्टीमेटली इनके कहने का मतलब भी यही था दैट स्टेट जो है वो एग्जिस्ट हुई ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इन्वेंशन, और ये कोई नेचुरल फिनोमेना से क्रिएट नहीं हुई है। अब अगर हम बात करेंगे हॉब्स की, तो हॉब्स जो है वो बेसिकली खुद जैसे ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट में इंटरेस्ट थे, या इन्होंने उस हाइपोथेसिस पे काम किया और उसी हाइपोथेसिस पे अपनी थीसिस दी। बट जहाँ तक हॉब्स की बात है, तो हॉब्स इंटरेस्टेड नहीं था हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन में। मतलब लोग जो स्टेट ऑफ नेचर था उस टाइम पे, स्टेट का हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन क्या था क्या नहीं था, बट हॉब्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट ऑल। बट यहाँ पे जो हॉब्स ने जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज कंप्लीटली इमेजिनरी, एक सिचुएशन उन्होंने बताई। हॉब्स यहाँ पे ये कहना नहीं चाह रहा था कि हिस्टोरिकल पीरियड में या अर्लियर पीरियड में क्या था क्या नहीं था, बट हॉब्स यहाँ पे सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि अगर हम एक पर्सन को, इफ वी टेक वन पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट का मतलब यह है कि जहां पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होगा। एक पर्सन को हम एक ऐसी सिचुएशन से निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां पे मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होगा, कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, कोई लॉ नहीं होगा। तो वो पर्सन जो है वो मतलब कैसा बिहेव करेगा, उसका मैनर कैसा रहेगा, उसका टुवर्ड्स द लाइफ जो है उसका तरीक़ेकार कैसा रहेगा, ये प्रूव करना चाह रहा था कौन? हॉब्स, थ्रू एन इमेजिनरी सिचुएशन। हालांकि हॉब्स ने कभी ये नहीं कहा दैट, ना ही उसने कभी ये कहा कि दैट अर्लियर टाइम्स में लोग ऐसे एक्चुअली रहे हैं। हॉब्स का कभी भी ये कहना नहीं था। हॉब्स सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पे दे रहा था कि अगर हम किसी पर्सन को एक आउट ऑफ स्टेट लेके जाएंगे एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, अगर हम उसको वहां से निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ पे कोई रूल नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होगा, तो उस पर्सन का बिहेवियर कैसे होगा? उसने कभी ये नहीं कहा कि दैट कि अर्लियर टाइम में लोग ऐसे रहे होंगे, उसने कभी ये नहीं कहा। ही वाज जस्ट एज्यूमिंग और ही वाज जस्ट प्रोवाइडिंग अस एन इमेजिनरी सिचुएशन।
लेकिन लोगों ने उसको मिसरीड किया, लोगों ने इसको मिस रिप्रेजेंट किया, उन्होंने इसकी थ्योरी को ऐसे ट्रीट किया दैट होब्स के मुताबिक फिर अर्लियर टाइम्स में वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ हुई होंगी उनके जो वो वाले सोसाइटी में जो है या कम्युनल टाइप ऑफ बिहेवियर रहा होगा फिर इस सोसाइटी में। ये सिर्फ इस बात पे हुआ क्योंकि इन्होंने होब्स को मिसरीड किया कि ऐसा, क्योंकि इन्होंने ऐसे रीड किया इसको कि शायद ऐसा था, बट होब्स का कभी ये नहीं कहना था कि लोग ऐसे रहे होंगे। होब्स ने सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन दी कि मे बी अगर हम ऐसे करेंगे तो व्हाट विल बी द बिहेवियर और व्हाट मैनर वन पर्सन विल बिहेव। तो अब अगर हम बात करेंगे ये थी होब्स की एक इमेजिनरी सिचुएशन। तो उस होब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके मुताबिक ये था कि दैट ह्यूमन वाज नॉट अलोन, क्योंकि होब्स के मुताबिक होब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर था उसके मुताबिक ये था कि जो ये ह्यूमन था ही वाज इन competition in inherent competition or absolute competition with other fellow beings. So there was no chance that कि human जो है वो alone होगा। होब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे ह्यूमन जो होब्स ने डेपिसिट किया है, उन्होंने ये रिप्रेजेंट शो किया है, प्रेजेंट किया दैट ह्यूमन जो है वो अलोन नहीं था इस सोसाइटी में। अगर ह्यूमन अलोन होता तो फिर जो ह्यूमन को जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो वो चाह थी या जॉय, परस्यूट ऑफ जॉय के लिए जो वो लड़ रहा था या बेसिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जो वो लड़ रहा था, शायद उस चीज के लिए फिर सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होता। क्योंकि अगर एक पर्सन अलोन रहता किसी स्टेट में, उसको ना ही फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लड़ना पड़ता, ना ही उसको अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ता, ना ही उसके कुछ वैसे डिजायर्स होते। सो यहाँ पे ये डेपिसिट किया है थॉमस ने कि दैट ह्यूमन वाज नॉट alone in this society or in this type of state of nature। होब्स के मुताबिक ये है कि ये जो ह्यूमन बीइंग था ये हमेशा इन कंपटीशन था, इन कंपटीशन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो कंपटीशन बिटवीन द अदर फेलो बीइंग्स था ये इनहेरेंट कंपटीशन था, ये एब्सोल्यूट कंपटीशन था। और ये कंपटीशन जो है ये एक्सीडेंटल कंपटीशन यहाँ पे नहीं था बल्कि एक नेसेसरी कंपटीशन था। क्यों नेसेसरी कंपटीशन था? नेसेसरी इसलिए था क्योंकि एक ह्यूमन को जो है वो अपनी डिजायर्स, बेसिक डिजायर्स पूरी करने के लिए उसको लड़ना ही पड़ रहा था बाकी फेलो बीइंग्स के साथ, और तभी ये एक्सीडेंटल नहीं था। अगर ये एक्सीडेंटल होता तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन ये नेसेसरी, और ये यहाँ पे एक्चुअली इसलिए था नेसेसरी, इसलिए कंपटीशन था क्योंकि यहाँ पे बात थी बेसिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो कंपटीशन वहाँ पे जरूरी था बिटवीन द फेलो बीइंग्स एज पर द होब्स स्टेट ऑफ नेचर इज कंसर्न्ड। अपार्ट, और ये जो, लेकिन बात ये थी कि अब जो ये कंपटीशन था होब्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में जो इनका कंपटीशन था यहाँ पे, लेकिन बात ये नहीं थी कि इनको एक दूसरे मतलब फेलो बीइंग के साथ लड़ना पड़ रहा था या उनके साथ compete करना पड़ रहा था, वो कन्फ्लिक्ट डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे जो डिफिकल्ट की बात थी, डिफिकल्ट था यहाँ पे इस पर्सन का अपना नेचर। ये जो पर्सन था, ये जो ह्यूमन बीइंग था, इसका अपना नेचर जो था, और जिस सराउंडिंग्स में ये रह रहा था वहाँ का जो नेचर था वो इसके लिए सबसे डिफिकल्ट की, इस कन्फ्लिक्ट में सबसे डिफिकल्ट उससे टैकल करना। अपनी बेसिक डिजायर्स इसको कितनी थी वो इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट पार्ट था। किसमें? ये कन्फ्लिक्ट क्या था? फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल और कंपटीशन बिटवीन द फेलो बीइंग्स। कंपटीशन वो क्यों कर रहा था? कंपटीशन वो कर रहा था फॉर फुलफिलिंग द बेसिक डिजायर्स। सो ये इंसान को अपना जो नेचर था और जो इसके आसपास जो सराउंडिंग्स था उसका नेचर जो था वो, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस कन्फ्लिक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपटीशन के अलावा वहां पे लोगों में फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, जिसको हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लोगों में वो वो एक प्रॉब्लम एक थी, वो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी थी, जिसके नतीजे में जो वो उनको एक दिमाग में एक फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी का एक चीज था,
उस इसके चलते ये लोग हमेशा कोशिश करते थे कि दैट दे विल आउटलॉ विद द, या दे विल आउट विद द अदर फेलो बीइंग्स। ये हमेशा कोशिश करते थे कि ये जो है हमेशा टॉप पे रहे ये, या इनका ही हमेशा चलना हो, बाकी लोग जो है वो इनसे नीचे ही रहे, वो इनसे आगे ना जाए। दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम, जो जिसको हम फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट जो वर्स्ट पार्ट था होब्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में, जो वर्स्ट पार्ट था, ऑल्दो कंपटीशन था, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे फॉर फुलफिलिंग दैट डिजायर्स और फॉर द परस्यूट ऑफ जॉय। लेकिन जो सबसे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज द इक्वालिटी ऑफ पावर। इक्वालिटी ऑफ पावर में ये था कि हर कोई अपने आप को, जिसको हम कह सकते हैं अफलातून समझता था। यहाँ पे सब लोग मतलब कोई किसी अब खुद को कमतर नहीं समझता था, कोई किसी को बड़ा नहीं समझता था। यहाँ पे सब लोगों को ये लग रहा था कि दैट हम ही है यहाँ पे और कोई नहीं है। तो उसके नतीजे में दो चीजें आई। एक तो ये था कि इक्वालिटी ऑफ फेयर प्लस होप। ये जो इक्वालिटी ऑफ पावर था, ये इक्वालिटी ऑफ फेयर एंड इक्वालिटी ऑफ होप, इसने कन्फ्लिक्ट को ओपन कर दिया, और इसके नतीजे में यहाँ पे पूरा फुल फ्लेजेड कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द फेलो बीइंग्स। और हर एक पर्सन का हाथ जो था वो दूसरे पर्सन के थ्रोट पे था। दैट मीन्स कि अपने बेसिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए, या खुद को वो जो ये इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इशू था, वहां पे वो चीज हासिल करने के लिए ये एक दूसरे के जान के पीछे भी थे। जो हम कहते हैं दैट एवरीवनस हैंड वाज ऑन एवरीवनस थ्रोट, उसका मतलब यही था कि ये एक दूसरे के जान के पीछे भी थे। इनको ये होता था कि अपने डिजायर्स को फुलफिल करो, अपनी विल को जो है वो डोमिनेट रहनी चाहिए। सो यहाँ पे जो बेसिकली लाइफ थी दैट वाज वेरी क्रूअल, दैट वाज वेरी शॉर्ट, दैट वाज वेरी ब्रूटल। दिस वॉज द बेसिकली द स्टेट ऑफ नेचर एज पर हॉब्स। जो हमने बात की यहाँ पे कि हॉब्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन में। हॉब्स ने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की। हॉब्स ने बोला कि वहाँ पे लोग मतलब कंपटीशन में थे। अगर हम लोगों को किसी पर्सन को बाहर लेके आते स्टेट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ स्टेट, तो उसका मैनर कैसा होता, वो कैसे बिहेव करता एक उस स्टेट में। फिर इनका कंपटीशन था आपस में, या दे वर हैविंग द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या इक्वालिटी ऑफ पावर की बात की। तो अगर हम ये सब चीज़ों को देख के अगर हम फाइनली बात करेंगे तो कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं खुद, तो वो ये है कि फिर हम कह सकते हैं कि देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट स्लैश रॉन्ग। उसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लोगों को अपनी मतलब जो इनको ओन विल थी, कलेक्टिव विल की बात यहाँ पे नहीं, अपनी विल जो है, अपने डिजायर जो है उनको वही पूरा करने थे। इनको बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो वो डिजायर पूरी करने के लिए इनको कुछ भी करना पड़ता था, ये लोग करते थे। तो दैट इज वाई देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। होब्स ने एक बात कही थी, और यहाँ पे ना ही कोई रूल था, ना ही कोई लॉ मेकर था, ना ही किसी तरह का कोई लॉ था, ना ही लॉ बनाने वाला था। दूसरी बात यह है कि होब्स ने जो बोला कि जहाँ पे जिस जगह पे लॉ नहीं, कंसेप्ट ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे हम जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर स्टेट ऑफ नेचर में, होब्स की स्टेट ऑफ नेचर में कोई रूल था ही नहीं, कोई लॉ मेकर था ही नहीं। अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने बोला कि वहाँ पे ओपन कन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे लोग अपने डिजायर्स को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एवरीवनस हैंड वाज ऑन एवरीवनस थ्रोट। उसके मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइफ वहाँ पे थी वो शॉर्ट थी, वो ब्रूटल थी, वो बहुत हार्मफुल थी वहाँ पे। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ होब्स स्टेट ऑफ नेचर। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक और, वो है होब्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचर की, होब्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। लेकिन अभी आपको
just support us, kindly subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon as well. And we'll continue keep posting our videos, so just support us, and thank you so much.